हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी साइंस की ये क्लास है। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड सारे वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स जानेंगे जो हमारे आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम जैसे यूपी टेट या किसी भी स्टेट का टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट, केवीएस, इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चन बेहद ही इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में जैसे जिस तरह से इन चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से हम पूरा चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस सेट हो जाएगी, आपने जो पढ़ा वो आपको पता चल जाएगा कि कितना समझ में आएगा, और दूसरा एक बार हम फास्ट रिवीजन के तौर पे पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। जैसा कि साइंस में आपने देखा, हमने बायोलॉजी को शुरू किया था, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद सेल चैप्टर को देखा। सेल चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। फिर हम आ गए थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़त्म किया, फिर उससे भी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हमारा चैप्टर अभी कल ही ख़त्म हुआ है, आज हम उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि अगर कहीं भी कोई पॉइंट रह गया हो तो वो क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट हो जाए और एक आपका रिवाइज हो जाए, आपको ये पता चल जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता कैसे हैं। अपने क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए आपके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। साइंस बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइंस ऐसा पोर्शन होता है जहाँ अगर आपको आ रहा है तो पूरे मार्क्स आप उसमें पा सकते हैं, और सबसे कम टाइम टेकन होता है एग्ज़ाम में साइंस वाले पोर्शन को सॉल्व करना। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, रक्त होता है, रक्त कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टी पूछ रही है। बहुत अच्छे से हमने इस पर डिस्कस किया था। सीधे हम आंसर पे आते हैं और आपको इसका आंसर बताना होगा। रक्त कैसा होता है, तो मनुष्य का ब्लड जो है, ह्यूमन ब्लड, एक संयोजी ऊतक होता है या एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। मनुष्य का रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये क्यों होता है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन चीज़ों को नहीं करूँगी, आप वीडियो को जाके फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग रक्त कितना होता है। यहाँ पर एक हेल्दी जो ह्यूमन होता है उसकी बॉडी में रक्त, ब्लड के अमाउंट को पूछ रहा है कि कितना अमाउंट होता है ब्लड का। इसका राइट आंसर भी ए हो जाएगा। 5 से 5.5 लीटर एक स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी में ब्लड का होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ब्लड का पीएच पूछ रहा है आपसे, ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.4 ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7.4 एक ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसका पीएच मान होता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। यहाँ पर ब्लड प्यूरिफिकेशन की बात की जा रही है। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन लंग्स में भी होता है, लीवर में भी होता है और किडनी में भी होता है। इन तीनों जगह पर लंग्स का प्यूरिफिकेशन होता है। तो अगर ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं तो राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगर इसमें से कोई एक दिया है और दूसरे कोई ऑप्शन दिए हैं तो आप इन तीनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा वो टिक मारिएगा। अक्सर देखने में लीवर ऑप्शन में मिलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, लंग्स में, लीवर में और किडनी में होता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अभी तो हम रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, प्यूरिफिकेशन कहाँ पर होता है, वो चीज़ देखा। अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन है वो कहाँ पर होता है, वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या करें, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस को। तो इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। अक्सर आप सुने होंगे डायलिसिस की प्रोसेस की प्रक्रिया होती है। तो डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी ह्यूमन का ब्लड प्यूरिफाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्टेरॉल का सामान्य स्तर क्या होता है। यहाँ पर आपको ह्यूमन ब्लड में कोलेस्टेरॉल के अमाउंट को बताना होगा।
एक ह्यूमन बॉडी में कोलेस्टेरॉल की मात्रा 180 से 200 मिलीग्राम परसेंट में होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं क्योंकि हम ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं। तो ह्यूमन ब्लड में कोलेस्टेरॉल का अमाउंट कितना हुआ, 180 से 200 मिलीग्राम परसेंट में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्यतः रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर में होता है। तो यहाँ पर रुधिर शर्करा की बात की जा रही है कि प्रति 100 ml रुधिर में कितना रुधिर शर्करा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 से 100 मिलीग्राम। यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति के रुधिर में रुधिर शर्करा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। 100 ml रुधिर में 80 से 100 मिलीग्राम रुधिर शर्करा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज का स्तर कितना होता है। तो अगर किसी भी ह्यूमन का वो खाली पेट है और उस वक्त उसके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को चेक किया जाए तो वही अमाउंट पूछ रहा है कि उस वक्त व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट कितना होगा। तो उस वक्त 60 मिलीग्राम पर 100 ml में ग्लूकोज का अमाउंट होगा, मतलब पर 100 ml में 60 मिलीग्राम होगा अमाउंट एक वयस्क के खाली पेट होने पर उसके ब्लड में ग्लूकोज का। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का परसेंट पूछ रहा है, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और बेहद ही इम्पॉर्टेंट है ये। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का परसेंट लगभग कितना होता है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 55% लगभग प्लाज्मा होता है। ये चीज़ हमने अपनी वीडियो में देखा हुआ था, अपनी क्लास में बहुत अच्छे से समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पानी पाया जाता है। 90 से 92% मानव रक्त के प्लाज्मा में जो है पानी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 90 से 92% ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मा में पानी पाया जाता है। वाटर का परसेंट 90 to 92% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आरबीसी का अमाउंट पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा आरबीसी की संख्या होती है, ये हमने देखा था बहुत अच्छे से। तो आरबीसी का अब अमाउंट कितना होगा, और मैंने पढ़ाते वक्त भी बोला था ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है, 5 मिलियन के नियर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 5.0 मिलियन या 5 मिलियन कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो एक किशोर व्यक्ति में ब्लड प्रेशर की बात की जा रही है। एक किशोर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक में इसको डिवाइड करते हैं। 120/80 ब्लड प्रेशर होता है, और बात की जाए तो 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक होता है। मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। तो मनुष्यों में रक्तचाप या ब्लड प्रेशर की फिर से बात कर ली गई है यहाँ पर। तो 120/80 दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, डैश एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दी हुई है और पूछ रहा है कि ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी है। हमारे ब्लड में एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो ये बताना होगा ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी है। इसका राइट आंसर प्रद्रव्य हो जाएगा। प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है। यहाँ पर आरबीसी के लाइफ पीरियड पूछ रहा है, लाइफ साइकिल पूछ रहा है, कितने दिन का होता है आरबीसी का। तो आरबीसी का एक जो औसत जीवन काल है वह कितना होता है, 100 से 120 दिन के बीच होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 100 से 120 दिन के अंदर आरबीसी का जीवन काल होता है। सारे क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये जैसे भी आपको समझ में आए, समझ में नहीं आ रहा है तो रट लीजिए, क्योंकि अगर इन चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो इसी में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाएं अर्थात आरबीसी में बनती हैं। आरबीसी कहाँ पर बनती है पूछ रहा है, किस में बनती हैं आरबीसी। तो ये हमने बहुत अच्छे से देखा था। आरबीसी हमारी रेड बोन मैरो में अस्थि मज्जा में बनती है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, रेड बोन मैरो में होता है।
निम्न में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक होता है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन वाहक की ऑक्सीजन कैरियर की बात की जा रही है। ऑक्सीजन कैरियर मानव शरीर के विभिन्न अंगों का कौन होता है? तो हमारी आरबीसी जो है यह क्या होती है? ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है। मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक आरबीसी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं नष्ट कहाँ पे होती है? अभी हमने ऊपर देखा आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो में। अब यहाँ पर आरबीसी की मृत्यु कह लीजिए या ये नष्ट कहाँ पर होती है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीसी की मृत्यु, आरबीसी का कब्रगाह या आरबीसी नष्ट कहाँ से होती है, किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा हो जाएगा। प्लीहा में आरबीसी, प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। सीधे सीधे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में आरबीसी कणिकाएं कैसी हो जाती हैं? यहाँ पर पूछा हुआ है, जब बहुत अधिक ऊंचाई पर कोई व्यक्ति जाता है या अधिक ऊंचाई पर रहने पर मानव शरीर में आरबीसी कणिकाएं कैसी हो जाएंगी? तो मानव शरीर में आरबीसी संख्या में बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप बहुत ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, माउंटेन पे जा रहे हैं, या जो पहाड़ में लोग रहते हैं, पहाड़ी लोग रहते हैं, उनमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? यहाँ पर प्लेटलेट्स का दूसरा नाम पूछ रहा है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों के जो साइंटिफिक नेम थे मैंने वो भी बताया हुआ था। अब क्या होता है कि मैक्सिमम एग्जाम में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ना देकर इसके साइंटिफिक नाम से क्वेश्चन बनता है। तो इसके साइंटिफिक नाम को याद करना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर प्लेटलेट्स की बात की जा रही है, तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 21 है, ये क्या है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? यहाँ पर पूछ रहा है, अगर ब्लड में आपके आरबीसी का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो कौन सी बीमारी से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, या वह कौन सी स्थिति बन जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीसाइथेमिया। अगर आपके ब्लड में आरबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है तो उस स्थिति को, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आरबीसी के बढ़ने से संबंधित है पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन एक क्या होता है? ये मैंने बताया था पढ़ाते वक्त कि ये क्वेश्चन बनता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीम क्या होता है और ग्लोबिन क्या होता है? इस एक नाम से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर अभी हीमोग्लोबिन पूछ रहा है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें जो हीम है यह एक रंगक पदार्थ होता है, रंजक होता है कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है ये आपको बताना होगा। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक होता है। तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। तो आरबीसी का मुख्य घटक क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब पूछ रहा है कि इस हीमोग्लोबिन में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में मैक्सिमम अमाउंट में क्या पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयरन या लोहा कह लीजिए, या हीमोग्लोबिन में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 25, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? यहाँ पर पूछ रहा है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन ले जाने वाला कौन सा प्रोटीन होता है? इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 26 क्वेश्चन जो कि रहेगा, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर कहा क्या जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अगर आपके आसपास अधिक होती है तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के साथ रिएक्शन कर जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बहुत जल्दी ये रिएक्ट करता है ब्लड से हमारे। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का रंग लाल होता है किसकी वजह से? ह्यूमन ब्लड का रंग लाल की बात की गई है, तो इसको ऊपर ही मैंने बता दिया, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रंग या हमारे रक्त का ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन में अभी ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, आयरन या लोहा जो है वह तत्व मौजूद होता है। ये सारे क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको घुमा के पूछ सकता है, तो आपको बस एक कॉन्सेप्ट बनाना है, आंसर सब जगह सेम ही देखने को मिल रहा है। निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक होता है? मनुष्य में श्वसन रंजक कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हीमोग्लोबिन में हीम को मैंने बताया था, हीम जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, तो हीम जो है एक रंजक होता है, श्वसन रंजक होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं क्योंकि आरबीसी की मृत्यु इस जगह पे होती है, तो इस वजह से प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस आपको एक क्वेश्चन का प्रारूप बता रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है और उसका ऑप्शन कैसे टिक मारना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का रक्त बैंक ब्लड बैंक की संज्ञा किसे दी गई है? तो ब्लड बैंक को स्प्लिन या प्लीहा को ही ब्लड बैंक भी कहा जाता है। कब्रगाह, कब्रिस्तान, कुछ भी पूछ ले, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लिन या प्लीहा या तिल्ली, इन तीनों नाम से इसको जाना जाता है। तो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा जो ब्लड होता है वो कहाँ पर एकत्रित होता है? वह प्लीहा में ही, स्प्लिन में ही एकत्रित भी होता है, स्टोरेज होता है, इसीलिए हमारे ब्लड बैंक की संज्ञा प्लीहा या स्प्लिन को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? यहाँ डब्ल्यूबीसी की बात की जा रही है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है कह लीजिए, क्वेश्चन का मतलब ये है रक्त में डब्ल्यूबीसी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, यह संक्रमण से संघर्ष करता है हमारी बॉडी के, तो डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य हो जाएगा? यह संक्रमण से रक्षा करता है हमारी बॉडी की, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी इसमें से कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी हमारी होती है मोनोसाइट्स डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी होती है, पढ़ाते वक्त मैंने बताया था। ये कई प्रकार की होती हैं, उसमें से मोनोसाइट 3 प्रकार की होती हैं, उसमें से मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी, तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में जब आता है तो उसके एंटी में प्रतिक्रिया कौन करता है, कौन प्रारंभ करता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारी डब्ल्यूबीसी ही, कोई बाहरी पदार्थ अगर हमारी बॉडी में आ रहा है, हमारी ब्लड प्रणाली में वो आ रहा है, तो उस पर प्रतिक्रिया, उस पर रिएक्शन डब्ल्यूबीसी करती है। डब्ल्यूबीसी निगरानी का कार्य करती है हमारी बॉडी की, हमारी ब्लड की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो यहाँ पर रोग प्रतिकारकों की बात की जा रही है, रोग कारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो वह लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 36, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हमने नहीं डिस्कस किया था अपनी क्लास में, इसलिए यहाँ क्वेश्चन के रूप में आपको मिल जा रहा है। ये एड्स के विषाणु किसे नष्ट करते हैं? तो यह लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं। एड्स के विषाणु, अगर बॉडी में एड्स वायरस आ गया है तो वह हमारे लिम्फोसाइट को नष्ट करने लगता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये चीज़ आपको बताना होगा। तो ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यह लिम्फोसाइट के द्वारा रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, लिम्फोसाइट, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
अब आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? ब्लड क्लॉटिंग की बात की जा रही है, तो किस एंजाइम के द्वारा ब्लड क्लॉटिंग होती है, या ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा एंजाइम हेल्पफुल होता है? इसका राइट आंसर थ्रोम्बिन हो जाएगा। थ्रोम्बिन हमारे ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और थ्रोम्बिन एक क्या है? एंजाइम है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन अर्थात ब्लड क्लॉटिंग की बात की जा रही है, किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो ब्लड क्लॉटिंग किसके द्वारा होता है? फाइब्रिनोजन के द्वारा होता है, रक्त का जमाव। तो फाइब्रिनोजन को ध्यान रखिएगा। फाइब्रिनोजन के द्वारा रुधिर स्कंदन या रक्त का जमाव होता है। फाइब्रिनोजन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। तो कई बार यही पूछ लेता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन है या एंजाइम है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ऊपर हमने प्रोटीन देखा था, क्या कौन सा प्रोटीन? ऊपर फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन था जो कि रक्त स्कंदन में मदद करता था। अब यहाँ पर रक्त स्कंदन में मदद करने वाले विटामिन की बात की जा रही है, तो कौन सा विटामिन ऐसा है जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के को आप पढ़े होंगे, अब आगे हम अपनी क्लास लेंगे तो वहाँ पर भी इसको अच्छे से समझाएंगे। विटामिन के हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर विटामिन की बात पूछेगी तो के, और प्रोटीन की बात पूछेगी तो वहाँ पर दूसरा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? आप जैसा कि पहला ही क्वेश्चन हमारा था ब्लड की प्रॉपर्टी में कि हमारा ब्लड जो है वह तरल होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण ये ब्लड जमता नहीं है, क्लॉट नहीं होता है? ये चीज़ आपको बताना है अब यहाँ पर कि ब्लड क्लॉट किसकी वजह से नहीं होता है हमारे शरीर के अंदर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हेपैरिन हो जाएगा। हेपैरिन नामक पदार्थ के कारण क्या होता है, हमारा ब्लड जो है वह ब्लड वेसल्स में जमता नहीं है। ये इसको ध्यान रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटास एलम का प्रयोग अक्सर आप देखे होंगे रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है। पोटास एलम एक एल्यूमिनियम लवण है, इसी का प्रयोग किया जाता है जब किसी को लगातार रक्तस्राव होता है, ब्लड बहता है, तो उस वक्त पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? किसकी भूमिका मददगार होती है रक्त को जमाने में? यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो रक्त जमने में सबसे जो मुख्य भूमिका होती है वह कैल्शियम की होती है। कैल्शियम को हम Ca से डिनोट करते हैं। तो कैल्शियम की भूमिका बेहद ही मददगार होती है रक्त क्लॉटिंग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। रक्त समूह की खोज किसने की थी? यहाँ पर ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी पूछ रहा है। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। लैंड स्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ये ध्यान रखिएगा। लैंड स्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यूनिवर्सल डोनर बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाता है? तो ओ निगेटिव। ओ को अगर सिर्फ ओ दिया है, ए बी या ओ दिया है तो इसमें ओ होगा, लेकिन अगर ओ में भी ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव दिया हो तो ओ निगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओ ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो सभी किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को इसको चढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ अपने ही ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार्य करता होता है? तो यहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात की जा रही है। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है? तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? यहाँ पर AB प्लस हो जाएगा। अगर सिर्फ ABO AB दिया है तो AB रहेगा, अगर AB माइनस और AB प्लस दिया है तो AB प्लस आपने देखा
कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया और ओ नेगेटिव क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर हो गया। तो ये दो क्वेश्चन काफ़ी छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिला है, यूपी टेट एग्ज़ाम में स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी रक्त समूह में क्या होता है या क्या नहीं होता है। अब आपको ये बताना है। हमने ए बी और ओ इन सभी ब्लड ग्रुप को बहुत ही अच्छे से समझा था, किसमें एंटीजन होता है, किसमें एंटीबॉडी होता है या किसमें नहीं होता है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसको देख लीजिए, ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और उसके ऑप्शन को करने में ज़्यादा आसानी होगी। इसका राइट आंसर क्या होता है, ए। इसमें एंटीबॉडी नहीं होते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसमें क्या नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि एक माता पिता में से एक का रुधिर क्या है, ए बी है, ठीक है, और एक का रुधिर क्या है, ओ है, तो उनके बच्चे में संभावित कौन सा होगा। एक का ए बी हो गया, एक का ओ हो गया, इन दोनों का क्रॉस होता है। ये प्रोसेस मैं किसी दिन बता दूंगी आपको। तो अगर उनके बच्चे की बात की जाएगी तो उनके बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। उनके संभावित बच्चे का रुधिर वर्ग है ए या बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके बारे में परेशान मत हुई, एक वीडियो में मैं इसको बता दूंगी कैसे इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। यहाँ पर रक्त समूह ओ की बात की गई है, इसको अभी मैंने ऊपर डिस्कस भी कर लिया था। तो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, तो यह सिर्फ और सिर्फ ओ वाले से ले सकता है। लेकिन ये दे किसे सकता है, ये सारे ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दे सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसीलिए ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये दे तो सभी ग्रुप वालों को सकता है, लेकिन ले सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ब्लड से मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो ब्लड सर्कुलेशन की व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की थी, सॉरी, यहाँ पर आपको उसका नाम बताना होगा कि किस वैज्ञानिक ने ब्लड सर्कुलेशन की व्याख्या की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी या रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो विलियम हार्वे का नाम ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ब्लड ग्रुप को ऊपर हमने देखा था, तो दोनों नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, मैं उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ये तो हमारी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ थी। अब इसी में थोड़ा सा कुछ चीज़ें आप और जान लीजिए जो हमने थ्योरी की क्लास में नहीं देखा था। कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब इसके डिसऑर्डर्स से क्या होता है ये चीज़ें भी जान लीजिए। जैसे एंजीना हो गया, जब पर्याप्त मात्रा में हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो इसके कारण तीव्र चेस्ट पेन होता है, इसे एंजीना पेक्टोरिस भी कहते हैं। एंजीना पेक्टोरिस के ये किसी भी उम्र के महिला या पुरुष में हो सकता है। तो ये डिसऑर्डर्स होती है सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ भी इम्बैलेंस हुआ तो एक तो हो गया क्या, एंजीना। दूसरा हार्ट फेलर कैसे होता है देख लीजिए, इसमें हृदय रुधिर को पर्याप्त मात्रा में पंप नहीं कर पाता है। हमारा हार्ट जो है वह ब्लड को पर्याप्त मात्रा में पंप नहीं कर पाता, जिससे शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती हैं। यही हमारा हार्ट फेलर, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की तरह, ये जो हार्ट फेलर है ये कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की तरह नहीं होता है। इसमें सिर्फ हमारी हार्ट फेल हो जाती है। तो ये क्यों होता है, जब हमारा हार्ट जो है वह पर्याप्त मात्रा में रुधिर को पंप नहीं कर पाता बॉडी में हमारे
अब यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट की बात की गई है। जब हृदय धड़कना बंद हो जाता है, जब हमारी हार्ट बीट बंद हो जाती है, उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। यहाँ पर देखिए तीनों चीज़ें एक साथ बता दी गई, हार्ट फेलर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर क्या होता है। तो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों को आप एक साथ मत देखिएगा, तीनों का अपना अलग रीज़न होता है। हार्ट फेलर को हमने देखा कि जब हमारा ब्लड हार्ट के द्वारा पर्याप्त मात्रा में पंप नहीं हो पाया हमारी बॉडी में। कार्डियक अरेस्ट देखा जब हमारे हार्ट बीट बंद हो जाती है, वही कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्या है, हार्ट अटैक की बात की जाए तो पर्याप्त मात्रा में रुधिर ना पहुंचने के कारण से जब हृदय की कोई मांसपेशी अचानक डैमेज हो जाती है तो इसे ही हार्ट अटैक कहते हैं। अब एक दूसरी डिजीज़ है एनीमिया। ये क्यों होता है, विटामिन B6 तथा विटामिन B9 की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसे लौह अरक्तता भी कहते हैं। एनीमिया नामक रोग महिलाओं तथा बच्चों में ज़्यादा होता है, मतलब महिलाएं तथा बच्चे एनीमिया नामक रोग से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एनीमिया में त्वचा रंग मलिन हो जाता है, सुस्ती होती है, थकावट महसूस होने लगती है तथा भूख कम लगती है। विटामिन B12 की कमी से प्राणघातक एनीमिया रोग हो जाता है। इस रोग में आरबीसी का परिपक्व नहीं हो पाता। इसका मूल कारण आंत के द्वारा विटामिन B12 का अवशोषण न होना होता है। तो वैसे तो एनीमिया विटामिन B6 और B9 की कमी के कारण होता है, लेकिन जब विटामिन B12 की कमी हमारे बॉडी में हो जाती है तो प्राणघातक एनीमिया हो जाता है, मतलब उससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इस रोग में क्या हो जाता है कि आरबीसी का जो परिपक्वन है वह नहीं हो पाता है और इसका मूल कारण आंत के द्वारा विटामिन B12 का अवशोषण ना हो पाना होता है। नेक्स्ट ल्यूकीमिया है। ल्यूकीमिया नामक रोग को विज्ञान में रक्त कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ब्लड कैंसर की संज्ञा किसे दी गई है, ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर कहा जाता है। ल्यूकीमिया नामक रोग ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। इसमें WBC की संख्या अत्यधिक हो जाती है, तो चाहे RBC हो, चाहे WBC हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, इन सभी का अमाउंट जो है, एक जो नियम है, इसका अगर अधिक अमाउंट हो गया तब भी हमारी बॉडी के लिए ये खतरनाक हो जाते हैं और कम अमाउंट में ये अगर हो गया तब भी हमारे लिए ये नुकसानदायक हो जाते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि WBC जब हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तो वह ल्यूकीमिया का कारण हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, बंद होता है, क्लोज्ड और दोहरा होता है, ये ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्य का परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, तो बंद और दोहरा होता है। हिपैरिन रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है, तो हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड को जमने से कौन रोकता है, हिपैरिन। ऊपर हमने क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर लिया है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जा सकती है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था। तो फ्रेंड्स, ये तो डिजीज़ थे कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर से रिलेटेड जो हमारी क्लास में छूट गया था, मुझे लगा कि ये भी बता देना चाहिए, तो यहीं पर आपको बता दिया है। बाकी हाँ, अभी ये ब्लड ग्रुप वाला थोड़ा सा एक ये पॉइंट और बचा है, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको भी मैं बता के तभी नेक्स्ट वीडियो शुरू करूँगी। आज का वीडियो कैसा लगा, आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ बेहतरीन पॉइंट, कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।